नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि डिजर्टेशन जो होता है उसमें हमने पिछले वीडियो में बात की कि आपका डिजर्टेशन जो होता है वो कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होना चाहिए फ्रंट पेज से लेकर के। हमने आपको लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर्स तक के बारे में पिछले वीडियो में बताया है। अब आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कंक्लूज़न या निष्कर्ष होता है, आपका सारांश होता है, वो हमको डिजर्टेशन और शोध में दोनों में किस तरह से लिखना चाहिए। अब यदि हम महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर बात करते हैं तो सभी विश्वविद्यालयों का अपना एक फॉर्मेट होता है। कई लोगों को ये लगता है कि सारांश जो है वो बहुत ही छोटा दिया जाए। कई लोगों का ये कहना होता है कि शोध के साथ समस्त जितनी भी शोध आपने किए हैं उसके जो वेरिएबल हैं सबके रिजल्ट दिए जाएं। कई जो हैं वो सोचते हैं कि टोटल आपका जो रिसर्च वर्क है उसका आपको सारांश दिया जाए। तो ये सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन अगर हम देखें तो सारांश का और निष्कर्ष का ये तरीका होता है लिखने का कि आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि जब आप परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या करते हैं तो आप ग्राफ के साथ ही नीचे उसकी व्याख्या करते जाते हैं कि आपका मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, उस पर किसका इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, उसको आप साथ में नीचे टेबल के नीचे 4.1 4.2 के हिसाब से आप बनाते चलते हैं। लेकिन अगर हम निष्कर्ष की विशेषताओं में देखें तो थोड़े से पृष्ठों में या निश्चित शब्दों में आपका जो है निष्कर्ष या सारांश जो है वो होना चाहिए, और सामान्यीकरण और सुझावों के साथ। मतलब आप किस तरह की शोध और कर पाएंगे या आप और आगे के लिए सुझाव क्या दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें होनी चाहिए। और साथ ही अध्ययन का जो लक्ष्य था और आपका जो रिसर्च का क्षेत्र था और विधि की रूपरेखा जो आपने निर्मित की, वही इस सार का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम ओवरऑल माने तो सारांश जो होता है वो किसी भी समस्या में जो समाधान निकला है या उसके सामान्यीकरण और सुझावों के बारे में हमको बताता है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की निश्चित शब्दों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर हम देखें तो कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं और कई लोग बहुत कम लिखते हैं, और इसी में आपको शोध अध्ययन की प्रवृत्ति जो होती है जो अनुकूल होना चाहिए और उस उपाधि के अनुरूप भी सारांश प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आप पीएचडी की थीसिस लिख रहे हैं, उसका फॉर्मेट होगा ऐसे ही, लेकिन उसमें हो सकता है कि आप 2 से 3-4 वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। और यदि आपने डिजर्टेशन लिया है या कोई रिपोर्ट राइटिंग की है तो उसमें आपका जो निष्कर्ष है वो संक्षिप्त रूप में हो सकता है। ये कुछ अंतर होते हैं और आशा है कि आपको डिजर्टेशन और लघु शोध जो है वो कैसे लिखा जाता है इसकी मैंने रूपरेखा बताई और आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपकी आती है बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची। यहाँ पर हम इसके बारे में भी एक वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपका परिशिष्ट कैसा होता है, संदर्भ ग्रंथ सूची कैसे होती है, कैसे बनाई जाती है और उसमें हमको क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो निष्कर्ष तक के बारे में मैंने आपको बताया। फिर आपके सजेशंस होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि आप उसका सामान्यीकरण कर पाएँ। मतलब एक समस्या को आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में अप्लाई कर पाएँ, तभी हम जब सामान्यीकरण करते हैं तभी हमारा शोध जो है वो सफल होता है। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम संदर्भ ग्रंथ सूची प्लस आपके शोध प्रबंध, शोध आलेख, इन सब को कैसे लिखते हैं और क्या करते हैं, शोध सारांश भी होता है। इसके बाद तो आपका समरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखी जाती है इसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। तो आप लोग जो हैं वो इस पर काम कीजिए, इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को भी इसकी आवश्यकता है, एमएड, एमए
प्लस आप जितने भी लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, JRF वाले हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। तो आशा है कि, और दूसरी बात ये कि यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या आती है, या कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सोच रही हूँ, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल अगर आते हैं, तो वो जो सवाल हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।